नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बलवंत सिंह जी की कहानी दंड। और यह कहानी संबंध रखती है पंजाब के एक गांव से। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी दंड। छोटा सा गांव था। एक हवेलियों को छोड़कर बाकी सारे घर गारे के बने हुए थे। वही पोखरा, वही बबूल, रिये और बेरियों के वृक्ष, वहीं घने पीपल के नीचे रो रो करते हुए रहट, वही सुबह के समय कुओं पर कुमारियों के झमघट, दोपहर के बड़े बूढ़ों को शतरंज और चौपड़, संध्या समय नवयुवकों की कबड्डी और शांतिपूर्ण रातों में वारिस अली शाह की हीर हीर और कांजी के सवाल जवाब, वही मजबूत नटखट और चंचल छोकरियां, और वही सीधे सादे ऊंचे कंध के चौड़े चकले नवयुवक। संध्या हो चुकी थी। घर में पकाने के लिए कोई वस्तु ना थी, इसलिए जीत कौर पैसा आंचल में बांधकर दाल लेने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन 4 कदम चलकर रुक गई। सामने पीपल के नीचे मुगदर के निकट फुम्मन सिंह चारपाई पर बैठा मूंछों को ऐंठ रहा था। जीत कौर जानती थी कि जब वह उसके पास से निकलेगी तो वह उसे बिना छेड़े कभी ना मानेगा। अतः उसने सोचा कि दाल के बजाय किसी खेत से शाख ही लेती जाऊं। ऐसा करने से वह पैसा छोटा भाई चरण खर्च कर लेगा। आज दोपहर भर वह खाड़ की रंगदार गोलियों के लिए रोता रहा। यह सोचकर वह खेतों की ओर चल दी। सूर्य अस्त हो रहा था। बबूल और गन्नों की छाया लंबी होती जा रही थी। जीत कौर छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियों से अपनी सलवार बचाती हुई चली जा रही थी। जामुन के निकट बेरी की झाड़ियां थी। उसने थोड़े से बेर चनन के लिए तोड़ लिए, फिर आगे बढ़ी। उसके चेहरे से उदासीनता और क्रोध के भाव प्रकट हो रहे थे। इस समय वह फुम्मन सिंह के विषय में सोच रही थी। आखिर फुम्मन सिंह उसे क्यों दिक करता है? अगर और कोई नहीं तो सुमित्री तो उससे कम सुंदर कभी नहीं, तो वह उसे क्यों नहीं छेड़ता? लेकिन सुमित्री के तो 3 जवान भाई थे। अगर कोई उसकी ओर उंगली भी उठाए तो वे उसका खून ना पी जाए। यह विचार आते ही उसे अपना भाई याद आ गया। 3 वर्ष पूर्व जब उसकी आयु 15 वर्ष की थी, उसका भाई घर से भोजन करके कुएं पर गया, जहां उसने तरबूज खा लिया और सांझ तक हैजे से मर गया। उसका भाई गांव भर में सबसे अधिक लंबा तगड़ा था। उसकी छाती मानो ऐसी थी जैसे किसी बड़ी चक्की का पाट। एक बलिष्ठ ऊंची और मोटी गर्दन, चौड़े चकले मजबूत हाथ, कलाई पकड़ने और कबड्डी खेलने में दूर दूर तक कोई उसकी बराबरी ना कर सकता था। एक बार कबड्डी में उसने थप्पड़ मारकर अपने प्रतिद्वंदी नवयुवक की हंसली की हड्डी तोड़ दी थी। यह बातें याद करके जीत कौर की आंखों में आंसू आ गए। भला आज उसका भाई जीवित होता तो क्या फुम्मन सिंह की हिम्मत पड़ सकती थी कि उससे छेड़खानी करे? अरे कल ही की तो बात है कि उसी दुष्ट ने उसका आंचल खींचकर उसका सिर नंगा कर दिया था। यह सब इसलिए था ना कि वह नंबरदार का लड़का था और ये उनके ऋणी थे। माँ की मृत्यु के बाद उन पर तो जैसे संकटों के पहाड़ ही टूट पड़े। माँ के बाद पिता का स्वर्गवास हुआ और पिता के बाद उसका भाई मरा और अब बूढ़ा बाबा रह गया था, जिसे वह बापू कहा करती थी या चनन था। 6 वर्ष का बालक माता पिता की अंतिम निशानी। कई बार फसलें खराब हुई और नंबरदार का 150 रुपए का कर्जा सिर पर हो गया। भूमि अलग रेहन थी। बापू बूढ़ा था और इन सब विपत्तियों पर सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि यह निर्लज फुम्मन सिंह उसे दम न लेने देता। अब जीत कौर का फिर से रक्त उबलने लगा। उसके हृदय में सभी पुरुषों के लिए घृणा उत्पन्न हो रही थी। मन ही मन वह कहने लगी, अब तारा सिंह को ही देखो, उसके ना कोई आगे ना पीछे, बस ले देकर उसकी माँ है, वो भी थोड़े दिन की मेहमान। उसे भला काहे की चिंता? भूमि है, एक कच्चा मकान, 3 बैल, 1 भैंस और 1 गाय भी है। उसे अकेले अपने के लिए यह काफी से अधिक है। निश्चिंतता के कारण राण का सांड हो रहा है। जब देखो मूछ पर ताव। इतना लंबा चौड़ा जवान होकर बेचारी निर्बल लड़कियों पर आवाजें कसते हुए शर्म नहीं आती? मैं तो कहूंगी कि सभी पुरुष पड़ले दर्जे के गुंडे और पाजी होते हैं। जब कभी पानी का घड़ा कुएं से उठा लाती हूँ तो कैसे भद्दे भद्दे स्वर में गाना गाता है। बापू का विचार है कि मैं उससे विवाह कर लूं, मगर ऐसे लफंगे के साथ विवाह क्यों करूं? माना कि फुम्मन सिंह की भांति उसने कभी हाथ नहीं फेंका, मगर इस तरह नवयुवकों को सुना सुनाकर गाना भी तो भले आदमियों का काम नहीं। उस समय जीत कौर को रह रहकर विचार आता था कि काश काश वाहिगुरु अकाल पुरख उसे शक्ति देते तो वह इन दिलफेक प्रेमियों को ईंट का जवाब पत्थर से देती।
चलते चलते रुक गई। सामने गन्ने के खेतों के पास ही हरा भरा शाक का खेत था, लेकिन वह खेत था तारा सिंह का। उसने इधर उधर देखा। पशुओं का बांधने का मकान खाली मालूम होता था। रहट चल रहा था और पास ही बैल बंधा हुआ था। उसने जब अच्छी तरह देख लिया कि कोई निकट नहीं है तो वह चुपके से खेत में सिमट सिमटा कर बैठ गई और जल्दी जल्दी शाक तोड़ने लगी। सहसा एक आवाज सुनकर उसने सहम कर सिर ऊपर उठाया। देखा तो दूर गन्ने के खेतों में तारू हाथ में फावड़ा लिए उच्च स्वर में गालियां देता चला आ रहा है। उसके शरीर में सनसनी सी उत्पन्न हुई और वह शाक वहीं फेंककर जल्दी जल्दी दूसरी ओर चल दी कि इतने में तारू वहां पहुंचा। उसने तोड़ा हुआ शाक हाथ से ऊपर उठाकर देखा, फिर उसकी ओर लपका। इधर उसकी छोटी छोटी फटी हुई स्लीपर हरी घास पर बार बार फिसलती थी। यह देखकर कि तारू उसको पकड़ना ही चाहता है, वह भाग खड़ी हुई और तारू भी दौड़ा। थोड़ी ही दूर दौड़ में तारू ने उसे ज्यादा बोचा और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर बोला, अरे क्यूरी जी, तो हमसे ये चला कि रोज तू ही शाक चुरा कर ले जाती थी ना, आज तो मैं इसी ताक में बैठा था। जीतो रोती हुई और उसकी कड़ी पकड़ के से हाथ छुड़ाने की चेष्टा करती हुई बोली, मैं तो तेरे खेत में पहले कभी आई ही नहीं, छोड़ मुझे। कभी नहीं आई? तारू दांत पीसते हुए बोली, चल आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। तारू उसे घसीटता हुआ कच्चे मकान की ओर ले गया और दरवाजा खोलकर उसे जोर से अंदर धकेल दिया। वह भैंस के ऊपर गिरने से बाल बाल बची। उसकी एक चूड़ी भी टूट गई। चूड़ी के टूटते देखकर उससे सहन ना हो सका, चिल्लाकर बोली, तूने मेरी चूड़ी तोड़ दी? कैसे चाव से मेले से ली थी? उसका स्वर भर्रा गया और वह टूटी हुई चूड़ियों को देख देख कर रोने लगी। अब तारू थोड़ा नर्म पड़ गया। उसे दुख भी हुआ। सहसा उसकी दृष्टि जीतो की कलाई पर पड़ी, जिसमें से चूड़ी का टुकड़ा चुभ जाने से खून बह रहा था। वह एकदम आगे बढ़ा। ओह जीतो, तुम्हारी कलाई से खून बह रहा है, लाओ। हट! जीतो ने 2 कदम पीछे हटकर कहा। बदमाश, कलमुहा, मुस्टंडा। तारू गालियां खाकर चुप हो गया। उसे यह पता नहीं था कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। वह तो क्षण भर के लिए जीतो को परेशान करना चाहता था, क्योंकि उसे दिख करने में उसे आनंद आता था। उसका यह उद्देश्य कभी ना था कि जीतो की कोई हानि हो या उसे कोई शारीरिक कष्ट पहुंचे। जीतो दीवार के पास खड़ी चुपके चुपके रो रही थी और तारू अपनी गर्दन खुजला रहा था। उसके मन में दया के भाव उत्पन्न हो चुके थे, पर वह सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकता था। क्षण भर के बाद वह निकल आया और द्वार बंद करके खेतों की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद तारू सरसों का बढ़िया शाक लिए सहन में आया। जीतो ने आंख उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी भीगी भीगी लंबी पलकों को देखकर तारू के हृदय में हुक सी उठी। उसे अपने किए पर बड़ा खेद हो रहा था। वह झिझकता हुआ आगे बढ़ा और शाक का घट्टा आगे बढ़ाते हुए बोला, जीतो अब तुम घर जाओ, लो यह शाक। जीतो पहले ही भरी बैठी थी। उसने झपट कर शाक लिया और उलट उसके मुंह पर दे मारा। सारा शाक बिखर कर जमीन पर गिर पड़ा और 2-4 पत्ते तारू की छोटी छोटी दाढ़ी में घुसकर रह गए। तारू मुंह से कुछ न बोला और झुककर फिर शाक चुनने लगा। जीतो जल्दी से बाहर निकल आई। तारू भी शाक के लिए पीछे पीछे लपका। जीतो पानी की नाली फांदने लगी तो उसका पांव जमीन में धंस गया, क्योंकि जमीन नमी के कारण नम्र हो रही थी। उसने पांव बाहर खींच ले, लेकिन स्लीपर फंसी रह गई। तारू ने बढ़कर जल्दी से स्लीपर बाहर खींच ले और कहने लगा, अरे ठहर, मैं अभी धोए देता हूँ। नाली के किनारे कपड़े धोने की सिल पड़ी थी। जी तो उस पर मुंह फुलाकर बैठ गई और तारू पानी की धारा में पहले ही शाक धोने लगा, पर अब कोई संधि वार्ता करना चाहता था। धीमे स्वर में, अपनी समझ से बहुत नम्र स्वर में उसने कहना शुरू किया, जी तो यह भैंस तो अब 2 कौड़ी की भी नहीं, 3 सेर दूध देती है। भला ऐसी भैंस रखने से क्या लाभ? एक भूरी भैंस मेरी नज़र में है, कम से कम 16 सेर दूध देने वाली। दाम अधिक है मगर कोई हर्ज नहीं। मुझे भैंस रखने का बहुत शौक है। मैंने 155 रुपये जमा किए हैं, बड़ी ही कठिनाई से उस भैंस को अवश्य खरीदूंगा। ऐसी मरियल भैंस रखने से क्या लाभ? ऐसी भैंस। तारू को ये बात बिल्कुल अर्थहीन सी लग रही थी। उसे इतना भी साहस ना होता था कि दृष्टि उठाकर जीतो की ओर देख ले। उसने शाक धोकर एक और रख दिया और अब टूटी हुई स्लीपर धोने लगा। एक बात और सूझी, बोला, और हाँ, तुम वो वरियामू को तो जानती ही है, बहुत खोटा आदमी है। एक दिन क्या देखता हूँ कि चनन के कान ऐठ रहा है। मैंने कारण पूछा तो कुछ डर गया। कहने लगा कि इसने खेत से एक खरबूजा चुराया था। मैंने चनन को उसके हाथ से छुड़ाया। बेचारा चिड़िया की भांति सहमा हुआ था और फिर मैंने वरियामू की गर्दन पर धप से दिया। कहा, तो इतनी सी बात पर बच्चे को मारे डालता है? खबरदार जो इसे कभी हाथ लगाया, जानता नहीं चनन किसका भाई है। यह कहकर तारू चुप हो गया। उसने कन किए उसे जीतो की ओर देखा, परंतु वह अभी तक मुंह फुलाए चुपचाप अपने कबूतरों के से सफेद सफेद पैरों को ठीकरी से रगड़ रगड़ कर धो रही थी। तारू उठा
और स्लीपर उसके पाँव के पास रख दी और शाक उसकी झोली में डाल दिया। वह उपेक्षा से उठी और इठलाती हुई चल दी। वह समीप के मार्ग से जल्दी पहुंचना चाहती थी क्योंकि अब अंधेरा हो चला था, मगर रास्ता खराब था। खेतों में पानी भरा था और मेड़ पर बहुत कम चौड़ी थी। जीतू ने स्लीपर हाथ में लेकर बजाय मेड़ के पानी में से ही होकर जाने की ठानी। तारू जल्दी से आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम कर बोला, तुम स्लीपर पहनकर मेड़ पर से चले, क्योंकि पानी के अंदर कांटेदार झाड़ियां हैं। मैं तुमको सहारा दे रहूंगा। जीतू ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और कहने लगी, तुम लोगों को लाज नहीं आती? तुम लोग हर एक काम बुरी नीयत से करते हो, मगर मैंने अब निश्चय कर लिया कि तुम लोगों की इस प्रकार की धृष्टता चुपके से ना सहूंगी। यह बुरी नीयत के शब्द सुनकर तारू ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, मगर जीतो चमक कर बोली, और आज मैं तुम्हें सावधान किए देती हूँ, भविष्य में मुझे हाथ लगाने का साहस ना करना, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। तारू ने पहले उसके नरम और कोमल नन्हे मुन्ने हाथों को देखा, फिर अपने भारी भरकम मैले कुचले और खुरदरे हाथों पर दृष्टि डाली, और तब उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान नाच उठी। जीतो को उसकी यह हरकत देखकर जहर चढ़ गया। उसने आव देखा न ताव, तड़ाक से स्लीपर उसके मुंह पर दे मारी। जीतो! तारू अकस्मात सिंह की भांति क्रोध से गरजा, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर चुप हो गया। कुछ देर के लिए दोनों ओर सन्नाटा सा रहा। फिर जीतो बेपरवाही से सलवार उठाकर पानी में चल दी। स्लीपर की एक कील थोड़ी बाहर निकली हुई थी, जिसके कारण तारू का माथा छिल गया था और रक्त बहने लगा था, मगर वह रक्त की कुछ परवाह किए बिना जीतो के आगे आगे चल रहा था। मार्ग में जो कांटेदार झाड़ी होती, उसे अपने फावड़े से एक बार में उखाड़कर जीतो का मार्ग साफ कर देता। जब यह जल मार्ग समाप्त हो गया तो तारू ने बढ़कर कांटेदार झाड़ी में से रास्ता बना दिया और स्वयं ठहर गया। जीतो ने एक क्षण के लिए उसके रक्त से तर कुर्ते की ओर देखा, फिर चुपचाप घर की ओर चल दी। अंधेरे में उसने घर का द्वार खोला। एक और दिया जल रहा था। बापू गड़ासे से ज्वार काटने में व्यस्त था और चनन कैंची से कागज से फूल काट रहा था। जीतो अंदर गई तो बापू ने एक बार सिर उठाया, फिर झुक गया। चनन ने एक बार कहा, बहन आ गई, और फिर अपने काम में लग गया। उसने कोने में से कपास की सूखी छड़ियां उठाई और उन्हें तोड़कर चूल्हे में रखकर ऊपर उपले रखकर आग जलाई। फिर मिट्टी की हड़ियां में शाक पकने के लिए रख दिया। बापू धीरे से बोला, आज नंबरदार और सिपाही फिर आए थे। वह सब कुछ समझ गई। उसके हाथ रुक गए। वह कल्पना लोक में विचरण करने लगी। उसे विनाश और बदनामी नाचती हुई दिखाई दे रही थी। उसने ठंडी सांस लेकर सिर झुका लिया। कुछ व्याकुलता से उठकर आटा लेकर तंदूर पर रोटी पकाने चली गई। रोटी खाते समय बापू ने बताया कि सिपाही कहता था कि यदि परसों तक रुपए का प्रबंध ना हो सका तो घर की कुर्की करा दी जाएगी। मनुष्य पर जब विपत्ति आती है तो एक नहीं बल्कि सैकड़ों विपत्तियां बारी बारी से आक्रमण करके उसको विवश और लाचार बना देती है। आज मानो अंतिम दिन था। सुबह से बाहर गया हुआ बापू दोपहर को घर लौटा। उसके उदास झुर्रीदार चेहरे से साफ प्रकट होता था कि रुपए का प्रबंध नहीं हो सका। जीतो की माँ का एक सोने का गहना बचा था, जिससे कुल 22 रुपया मिले थे। बाकी 37 कहाँ से आएंगे? घर के जानवर बेचने से कुछ रुपया मिल सकता था, मगर उन्हीं से तो रोजी थी। अगर वे भी बिक गए तो दाल रोटी से भी गए। जीतो दोपहर का कार्य समाप्त कर घर से बाहर थोड़ी देर तक खुली हवा में खड़ी रही। नंबरदार अभी तक ना आया था, लेकिन उसे आना अवश्य था, और कल तो सारी दुनिया उनका तमाशा देखेगी। सामने से काली घटा झूमकर उठी और आकाश पर छा गई। जीतो गुरुद्वारे की ओर चल दी। यह छोटा सा गुरुद्वारा गांव से कोई 2-3 फलांग पर था। इमारत पुरानी थी। 2-3 कोठरियां यात्रियों के लिए बनी थी और साथ ही एक छोटी सी वाटिका भी थी। गुरुद्वारे का कार्य एक पवित्र आत्मा के सुपुर्द था। जीतो के बापू की उनसे गाढ़ी छनती थी। ये महात्मा जीतो के सिख गुरुओं के पवित्र जीवन की घटनाएं, उनके बलिदान और त्याग की कथाएं सुनाया करते थे, जिससे जीतो के मन को शांति मिला करती थी। जब वह वहां पहुंची तो मालूम हुआ कि वे महात्मा किसी काम से दूसरे गांव गए हुए हैं। उसने कुएं पर स्नान किया, पवित्र ग्रंथ साहब के आगे सिर झुकाया और बाबा नानक से रो रोकर इस विपत्ति के टल जाने की प्रार्थना करती रही। फिर उसने चमेली के फूल चुने और चनन के लिए माला गुथने लगी, क्योंकि आज सुबह ही उसने उसको माला देने का पक्का वचन दिया था। इतने में वर्षा आरंभ हो गई। खूब मूसलाधार वर्षा हुई। अंत में जब पानी बंद हो गया तो वे सिख महात्मा न आए तो जीतो ने माला अपने बालों के जूड़े में लपेटी और गांव की ओर चल दी। बादल अभी तक छाए हुए थे। प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा था। वह अभी तक घर से काफी दूर थी। उसने देखा एक सिपाही और गांव का नंबरदार उनके घर से बाहर आ रहे हैं। वह जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई।
उसके पांव जम गए। आखिर क्या हुआ? कल, हाँ कल ढोल पिट जाएगा। वह आगे कुछ न सोच सकी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से घर की ओर जाने की बजाय और ही किसी ओर चल दी। वह जानती थी कि इस समय उसके वृद्ध बापू की क्या दशा हो रही होगी, मगर उसे साहस न होता था कि वह घर जाए। वह विचित्र परेशानी में चलती गई, न जाने कितनी दूर। अंत में उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वह वहीं खेत के किनारे बैठ गई। हम दुख से इतना नहीं घबराते जितना दुख की कल्पना करने से घबराते हैं। वह जानती थी कि इस कष्ट का सामना उसे करना ही पड़ेगा, परंतु वह चाहती थी कि अंधकार छा जाए और वह अंधकार में सबकी दृष्टि से बचकर चुपके से अपने घर में चली जाए। उसकी आंखों के सामने अपने घर का चित्र आ गया, जहां उसने बचपन से अब तक अपना जीवन बिताया था, और वह घर दूसरे का होने वाला था। अंधकार छाने लगा। आकाश पर इक्का दुक्का तारे झिलमिलाने लगे। पशु गांव को लौट रहे थे। तालाब के किनारे पीले पीले मेंढक टर्रा रहे थे। झाड़ियों में टिड्डे अपने उच्च स्वर में बोल रहे थे और गिद्ध बोरियों पर बैठे ऊँघ रहे थे। जीतों ने सिर सामने धुंध में तारू का कच्चा घर और रहट दिखाई पड़ रहा था। आज तारू का कुआं देखकर जीतों पर एक नशा सा छा गया। पिछली घटना उसकी आंखों के सामने नाच गई, जब वह शाक लेने के लिए गई थी। तारू की कटुता, उसकी चूड़ी का टूटना, तारू का पछताना और उसे शाक लाकर देना, उसके स्लीपर धोना, फिर हाथ लगा देना और स्लीपर खाकर भी सहन करना, उसके रास्ते से कांटे साफ करना, उसके माथे से रक्त का बहना, सब उसकी दृष्टि के सामने फिर गया। वह सोचने लगी कि तारू में लाख दोष सही, पर दिल का तो बुरा नहीं। वह आज, जबकि उसका हृदय उमड़ा आता था, वह चाहती थी कि कोई उसकी विपत्ति कथा सुने। यदि सुनने वाला सहानुभूति के दो शब्द भी कह देगा तो उसके हृदय को संतोष हो जाएगा, मगर ऐसा हमदर्द था कौन? तारू के कुएं की इस समय कैसी शोभा थी। उस समय रहट की रू कर और पशुओं की घंटियों की टन ने कैसा विचित्र समा बांध रखा था। शरीर के ऊंचे वृक्ष वायु में झूम रहे थे। हरे भरे खेत में सफेद घोड़े घास चर रही थी। गन्नों के खेत के पास कुत्ते खेल रहे थे। वे कभी तो हवा में उठाकर विचित्र ढंग से चलते, कभी गुर्राकर एक दूसरे पर लपकते। जीतू का अनायासी विश्वास होने लगा कि तारू उसका दुखड़ा अवश्य सहानुभूति के साथ सुनेगा। यह सोचकर इस प्रकार समय भी कट जाएगा और उसके हृदय का भार भी हल्का हो जाएगा। वह कुएं की ओर चल दी। मदार के पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों में होती ही वह कुएं पर गई। हरी हरी घास की सोंधी सोंधी सुगंध आ रही थी। जीतू ने इधर उधर तारू को देखा, मगर वह दिखाई ना पड़ा। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, कुछ ठिठकी और ठिठक कर बढ़ी। धीरे से कुंडी खटखटाई। कौन है? अंदर से तारू ने कड़े स्वर में पूछा। जीतू चुप रही। अरे भाई कौन है? चले आओ ना, द्वार खुला है। जीतू ने धीरे से द्वार खोला। ओ जीतू, आओ आओ, तुम कैसे रास्ता भूल गई? उससे कुछ ना कहते बना। उसने तारू की ओर, जो पीढ़ी पर बैठा गन्ना चूस रहा था, दबी दबी दृष्टि से देखा। धीरे से बोली, यूं ही इधर आई थी, सोचा माँ से मिलती जाऊं। माँ तो कुएं पर बहुत कम आती है, आती भी है तो दिन को, इस समय घर पर ही रहती है। वह जानती थी कि तारू की माँ कुएं पर नहीं रहती, गांव में रहती है। वह लौटने लगी तो तारू ने डरते डरते पीढ़ी अपने नीचे से निकालकर उसकी ओर ढकेल दी। झिझकते हुए बोला, जीतो अब आई हो तो बैठो, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो बैठो। शाक ले जाओ, चन के लिए गन्ने भी लेती जाओ, गन्ने बहुत मीठे हैं। जीतो पीढ़ी लेकर अंधेरे कोने में बैठ गई। तारू ने टाट पर बैठते हुए पूछा, आज तो वर्षा अच्छी हो गई, हवा मजे की चल रही है, शरबत पियोगी? गुड़ बहुत बढ़िया रखा है। नहीं, प्यास नहीं है इसे। अच्छा कोई हर्ज नहीं, तुम गुड़ घर ले जाना और कल शरबत बना कर देखना। अच्छा। मैंने चनन से कहा था कि गन्ने ले जाए, मगर वह आज तो आया ही नहीं। उसे यहीं भेज दिया करो, रास्ता जानता ही है, रस पी जाया करेगा। और यह हमारे पिछवाड़े बेर लगे हुए हैं, लाल लाल, बहुत मीठे मीठे। मैं तो इधर उधर से छोकरों को तोड़ने ही नहीं देता। मैं कहता हूँ कि चनन आए तो खाए, आखिर बच्चा है, उसे बेर बहुत भाते हैं। जब हम तुम छोटे थे, याद है ना, हम भी बेर खाने जाया करते थे। क्यों तारू, तुम्हारे गन्ने तो खूब हुए अब की। जीतू ने बात करो बदल कर कहा। हाँ, सब वाहेगुरु अकाल पुरख की कृपा है। वह चुप रही। कहो तो बाहर से गन्ना ला दूं? नहीं तारू, मेरा राज जी नहीं चाहता। अब फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा रहा। तारू उसके मौन का कारण जानना चाहता था, फिर बहुत सावधानी से कहने लगा, जीतो मुझे वास्तव में डर लगता है कुछ कहते हुए, कहीं तुम बिगड़ ना जाओ। आखिर बताओ ना, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? क्या कोई खास बात है? ये सहानुभूति पूर्ण शब्द सुनकर जीतों की आंखों में आंसू आ गए, मगर अंधकार के कारण तारू उन्हें देख ना सका। परंतु वह अपने भर्राए हुए स्वर को छिपा न सकी।
नहीं तारू, तुम्हें क्या बताऊं। तारू के चेहरे पर क्रोध के चिन्ह प्रकट होने लगे, आंखें चमकने लगी। कड़े स्वर में कड़क कर बोला, फुम्मन सिंह ने कोई दुष्टता तो नहीं की? बता दे जीतो। वह देख, सामने कृपाण लटकी हुई है। मैंने आज ही तेज की है। मैं फुम्मन के विषय में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मगर अब उसकी मौत दूर नहीं। यह कृपाण उसी का खून पीने के लिए रखी है। नहीं तारू। जी तो हाथ उठाकर बोली, यह बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं। मैं बताती हूँ, तुमसे कुछ छिपा नहीं। असल बात यह है। दरवाजा धीरे से खुला। तारू चीते की भांति चौकन्ना हो गया। उसका हाथ तुरंत पास ही खड़ी पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर जा पड़ा। जीतो ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। अरे क्या मेरी बहन यहाँ है? चनन ने धीरे से दरवाजे से सिर निकालकर तारू से पूछा। तारू ने इत्मीनान की सांस ली, कुल्हाड़ी पीछे की ओर सरका दी। चांद, आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। चनन दौड़कर आया और अपनी बहन की गोद में चढ़कर बैठ गया। ढूंढ लिया ना तुम्हें? मैं तुम्हें बड़ी देर से ढूंढ रहा था। फिर मैंने सोचा बहन जरूर मेरे लिए बेर लाने के लिए तारू के कुएं पर गई होगी। जी तो उसके माथे पर से बाल हटाते हुए बोली, क्यों रे, तुझे डर नहीं लगा अंधेरे में? नहीं। तारू बोला, वाह, बड़ा शेरों के बच्चों को कभी डर लगता है। चनन ने तारू की ओर देखकर कहा, अच्छा तुमने कहा था ना कि गन्ने देंगे, लाओ। मैं तो बहुत सारे लूंगा। अच्छा, जितने चाहे ले लो। अच्छा लाओ तो। यह कहकर वह गोदी से उतरने लगा, मगर फिर रुक गया। जरा ठहरो, एक बात तुम्हें नहीं बताएंगे? फिर बहन के कान में कहने लगा, बहन हमें एक पैसा दो, तुमने कहा था घर पर लेना। चनन कंधा पकड़कर हिलाते हुए हट करने लगा। अभी दो, तुम बहुत अच्छे हो चनन, जीतो ने चमकारते हुए कहा। इस वक्त नहीं है तो तारू से ले दो। उसके पास भी नहीं है। क्यों नहीं? आज जब तुम बाहर चली गई तो तारू हमारे घर आया और बापू को उसने छन छन करके बहुत सारे रुपए गिन दिए। चनन, जीतो आश्चर्य से बोली, लेकिन चनन अपनी ही धुन में था। मगर मैं तो कहता हूँ बापू ने बहुत बुरा किया। उसने शाम को सब रुपया नंबरदार को दे दिया। जीतो के आश्चर्य की सीमा न रही। यह तुमसे किसने कहा? किसने कहा? मैंने खुद देखा। अच्छा अब बताओ, तारू से पैसे ले लूं? तुमने खुद देखा? कहकर चुपचाप हवा में ताकने लगी। एक बड़े तूफान और आंधी के बाद मानो एकाएक बादल फट गए। वायु स्तब्ध हो गई और चारों ओर शांति छा गई। उसके मस्तिष्क की चिंताएं दूर हो गई। उसके हृदय पर से एक भार हट गया। इस तालीनता में जीतो को ज्ञात ही ना हुआ कि कब चनन ने तारू से पैसा लिया और वह कब कुएं पर से गन्ने के लिए बाहर दौड़ गया और कब तारू अपनी जगह से उठकर भैंस के पास जा खड़ा हुआ। इस आनंद मिश्रित तालीनता में जीतो को तारू का ध्यान आया। वह संसार में उसका सच्चा सहायक था। कितना सज्जन। इतनी देर तक बातें करने पर भी उसने रुपयों की किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं की, कोई संकेत भी नहीं किया। तारू का ध्यान आते ही उसकी सूरत उसकी आंखों के सामने आ खड़ी, जब उसने तारू से कहा था कि वह प्रत्येक काम खराब नियत से करता है। ये कैसे स्वार्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द थे। वह उसका घायल माथा, बहता हुआ खून और वह उसकी सहनशीलता। जी तो चौंकी। उसकी आंखें तारू को ढूंढने लगी, जो कि उसकी और पीठ किए भैंस के पास खड़ा था। जी तो उसके पास जाकर धीरे से बोली, तारू। वह चुप रहा। मेरी तरफ देख तारू। तारू ने देखा। जीतो की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा रहे। वह अपने भारी स्वर में बोला, रोती क्यों है रे जीतो? मैं तो हर समय इसी कोशिश में रहता हूँ कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मुझे अपनी उस दिन की हरकत पर बहुत खेद है। जीतो ने धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया, जिस जगह उसके अभागे हाथों ने स्लीपर मारी थी। फिर धीरे से कहने लगी, तारू अब मैं जाती हूँ, फिर आऊँगी। अब तुम आराम करो, मैं आऊँगी। यह कहकर वह पीढ़ी के पास वापस आई और स्लीपर पहनकर लौटी तो देखा तारू रास्ते पर दरवाजे के पास खड़ा है। वह मुस्कुराकर अपने कड़े स्वर में बोला, जीतो आज फिर मेरी नीयत खराब हो रही है। आज फिर दंड दो। जीतो ने झेपकर एक उचटती हुई दृष्टि तारू पर डाली, फिर शरीर को चुराती हुई उसकी ओर बढ़ी और अपने जूड़े से चमेली का हार खोला और कुछ मुस्कुराकर कुछ लजाते हुए वह हार उसके गले में डाल दिया। तारू ने रास्ते से हटकर द्वार खोल दिया। आगे चनन गन्ने के लिए भागा जा रहा था। जीतो ने गन्ने थाम लिए, उसे गोद में उठा लिया। गोबर और कीचड़ से पांव बचाती हुई चल दी। चनन उसके गले में बाहें डालकर कहने लगा, बहन तारू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है? जीतो मन ही मन लजा गई। उसने इधर उधर देखकर कि कोई सुन तो नहीं, जवाब दिया, हाँ चनन, तारू मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तारू बहुत अच्छा आदमी है। जीतो को अब भी तारू के बेसुरे आवाज की सुनाई दे रही थी।